बहू, आते समय मायके से पैसे लेते आना। निशा तैयार होकर अभी स्कूल रवाना हो ही रही थी कि इतने में मनीष की आवाज आई। निशा, जल्दी इधर आओ, देखो मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। निशा कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने सिर पर पट्टी बांधे बैठी हुई थी। वो फटाफट रसोई में गई, चाय बनाकर ले आई और चाय बिस्किट देकर उन्हें दवाइयाँ दी। उसके बाद निशा अपने बैग उठाकर स्कूल जाने लगी तो मनीष ने रोका। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ मम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आज की छुट्टी ले लो। निशा ने वही दरवाजे पर रुककर कहा। मनीष जी, मम्मी जी को सिर्फ सिर दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं और वैसे भी आज शनिवार है, आपकी और सुभी की छुट्टी है। घर पर आप और सुभी मौजूद तो हैं ना, फिर मुझे रुकने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बहू हो तुम? यहाँ सास की तबीयत खराब है और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। पता नहीं जब से मायके से आई हो ऐसा क्या नौकरी करने का भूत सवार हुआ है। मनीष ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अरे बेटा, रहने दो, तुम लोग शांति रखो। खुद की बेटी होती तो दर्द होता, बहू से क्या उम्मीद करें। विद्या जी ने भी अपनी तरफ से दो बात बोल दी। इतने में सुभी ने भी कहा, भाभी छुट्टी कर लोगी तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा आपका? अच्छा खासा घर संभाल रही थी, पता नहीं क्या नौकरी करने का शौक चढ़ा है आपको। मेरी मम्मी की जगह अगर आपकी मम्मी होती तब भी क्या आप छुट्टी नहीं करती? सुबह की इस बात ने निशा को झकझोर कर रख दिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद हो आया हो। वो पलटकर अंदर आई और अपना बैग सोफे पर रखा। उसे बैग सोफे पर रखते देखकर सबको तसल्ली मिली कि चलो अब निशा छुट्टी करने को तैयार हो गई। पर निशा मनीष के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे बोली, ठीक है मनीष जी, मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, पर आज की जो मेरी तनख्वाह कटेगी उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मनीष ने नाराज होते हुए कहा। हाय राम, बहू तुम्हारी कितनी ओछी सोच है। भला सास की सेवा के लिए छुट्टी लोगी तो उसके पैसे तुम हम लोगों से लोगी। यही संस्कार सिखाए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? पित्या ने हैरानी से मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तो निशा ने पलटकर कहा, नहीं मम्मी जी, ये संस्कार मेरे माता पिता ने नहीं दिए हैं, ये तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुझे दिए थे। याद है आपको या याद दिलाऊं? उसकी बात सुनकर वहां मौन पसर गया। किसी ने कुछ नहीं कहा और निशा ने अपना बैग उठाया और वहीं से स्कूल के लिए रवाना हो गई। निशा जब ऑटो में बैठकर स्कूल के लिए रवाना हुई तो उसे वो दिन याद आ गया जब उसके मम्मी पापा पापा के इलाज के बाद अपने घर के लिए रवाना हुए थे। उस दिन निशा अपने कमरे में कपड़ों पर तह लगा ही रही थी कि इतनी में बाहर से उसकी सास विद्या जी की आवाज आई। निशा कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा कि हाल में विद्या जी, ननद सुभी और पति मनीष साथ ही बैठकर कुछ हिसाब किताब लगा रहे थे। निशा ने बाहर आते ही पूछा, जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मुझे कुछ काम है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले तुम चाय बनाकर ले आओ, फिर यहीं बैठो हमारे पास, तब बताती हूँ। निशा फटाफट रसोई में चली गई और चारों के लिए चाय बनाकर ले आई। ट्रे वहीं सेंटर टेबल पर रखकर अपनी चाय लेकर वहीं बैठ गई। इतने में मनीष ने विद्या जी को इशारा किया, जिसे निशा ने देख लिया। उसे बड़ा अटपटा लगा कि मनीष उससे कुछ बात करने के लिए भी अपनी मम्मी का सहारा ले रहा है, पर वह फिर भी चुप रही।
विद्या जी ने अपनी चाय खत्म की और बोलना शुरू किया। निशा, तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आ गया क्या? और वो लोग घर पहुंच गए? और तुम्हारे भैया भाभी आए या नहीं? या फिर अभी भी विदेश में रहने का ही इरादा है? जी मम्मी जी, अभी अभी मम्मी से फोन पर बात हुई है। वो लोग घर पहुंच गए हैं और भैया भाभी भी घर पर आ गए हैं। इस बार भाभी यही मम्मी पापा के पास रुकेंगी। चलो, ये बढ़िया है। आखिर इतने दिन की परेशानी के बाद वो लोग अपने घर पहुंच गए। विद्या जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर थोड़ी देर मौन रहने के बाद विद्या जी ने कहा, देख बहू, मुझे बात घुमा फिरा कर करना तो आता नहीं है, इसीलिए सीधे सीधे बात कर रही हूँ। इस बार तेरे पिता की तबीयत खराब होने के चक्कर में तेरे माता पिता पूरे 10 दिन यहाँ रुके। माना कि हॉस्पिटल का खर्चा तुम्हारे माता पिता ने ही चुकाया, लेकिन उसके अलावा कितने सारे खर्चे हो गए। मनीष को भी तो 2 दिन अपने ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी, तो 2 दिन की तनख्वाह उसकी वैसे ही कट गई। ऊपर से खाने पीने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, तुम्हारी मम्मी का बार बार हॉस्पिटल आने जाने का किराया भाड़ा मिला करके कितना खर्च हो गया है। उनकी भरपाई कौन करेगा? निशा ने हैरानी से मनीष की तरफ देखा, पर मनीष चुप था। आखिर हिसाब किताब तो वही लगा रहा था। इतने में सुभी ने कहा, भाभी, हमें तो लगा था कि तुम्हारे मम्मी पापा जाते समय उन सब खर्चों की भरपाई कर जाएंगे, पर वो तो सीधा मुंह उठाकर चलते बने। यह भी नहीं सोचा कि बेटी के ससुराल वालों से उन्होंने कितना खर्चा करवा दिया। यह बात सुनकर निशा को गुस्सा आया कि ननद छोटी होकर उससे कैसी बातें कर रही है। पर निशा के बोलने से पहले ही विद्या जी ने कहा, भाई, मेरा तो कमाने वाला एक ही बेटा है, कुछ तो उसके बारे में भी सोचते। वो कब तक उन सब के खर्चा करता रहेगा? घर है, कोई सराया थोड़ी ना है जिसे समाज वाले चला रहे हों और जहां आप खा पी कर चलते बनो। निशा अभी भी हैरान परेशान सी उन्हें देख रही थी कि तभी विद्या जी ने वह कागज मनीष से ले लिया जिस पर वो हिसाब किताब लिख रहा था और उसे लेकर निशा को दे दिया। बहू, आप 2 दिन बाद तो मायके अपने भाई से मिलने तो जा ही रही हो, तो साथ में यह पर्ची जरूर ले जाना और सारा खर्चा लेकर ही आना। हम यहाँ किसी के मुफ्त की सेवा के लिए नहीं है। तुम्हारा भाई वहाँ विदेश में ऐश करे और हम यहाँ उसके माता पिता की सेवा करें। कागज निशा के हाथ में थमाकर सासू माँ अपने कमरे में चली गईं। सुभी अपने कमरे में और मनीष घर के बाहर। निशा हैरान परेशान सी उस कागज को देख रही थी। निशा ने कागज को खोलकर बड़े गौर से देखा। उसमें एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ था। मनीष ने 2 दिन की छुट्टी की थी। उसकी तनख्वाह, आने जाने पर खर्च हुए पेट्रोल का हिसाब, मम्मी के हॉस्पिटल आने जाने का किराया, 2 बार मनीष फल लेकर गया था उसका हिसाब, निशा अपने पापा से मिलने गई उसका हिसाब, मम्मी ने यहाँ क्या खाया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की कैंटीन से मनीष मम्मी के लिए जो चाय दूध लेकर गया उस तक का हिसाब उसमें लिखा हुआ था। कुल मिलाकर के 6,270 रुपये का हिसाब था। इस बारे में निशा ने मनीष से बात करने की कोशिश की तो उसने भी विद्या जी की बात को ही सही ठहराया। अरे, बहन बेटी के घर का लेते नहीं बल्कि उन्हें देते हैं। क्यों अपने माता पिता को कर्जे में डुबा रही हो? और फिर तुम्हारा भाई इतना कमा तो रहा है, इतने से भी खर्च नहीं करेगा क्या? खैर, 2 दिन
बाद निशा अपने मायके गई। मायके पहुंचते सासू माँ का फोन आ गया, ये याद दिलाने के लिए कि आते समय पैसे लेकर आना। आखिर कैसे वो अपने माता पिता से ये पैसे मांगती, इसीलिए आते समय अपने कानों के सोने के टप्स को बेचकर उसने वो पैसे घर पर लाकर दे दिए और उन लोगों ने भी वो पैसे रख भी लिए। ये बात ही काफ़ी थी उसे नींद से जगाने के लिए। कम से कम इतना तो उसे समझ में आ ही गया कि खुद के पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है। कहाँ तो वो सोचती थी कि घर में रहकर अपने पति की गृहस्थी संभाल लूंगी, पर अब उसे समझ में आ गया कि अगर आज वो अपने पैरों पर खड़ी होती तो उसे इतना कुछ सुनना भी नहीं पड़ता और ना ही उसे अपने कानों के टॉप्स बेचने की जरूरत पड़ती। बस दूसरे ही दिन उसने अपनी सारी डिग्रियां निकाली और आसपास के स्कूलों में अप्लाई कर दी और किस्मत से एक स्कूल में जॉब मिल भी गई। हाँ, तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये थी, पर अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए बहुत थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।